7 9 6। तो एडजॉइंट ए कितना होगा डायरेक्टली बता सकते हो? एडजॉइंट ए की वैल्यू डायरेक्टली बता सकता है कोई मुझे बिना सॉल्व किए? सर 3 -9 -7 क्या पहला सर, एलिमेंट क्या 6 आएगा? हाँ 6 6 है। -9 माइनस नहीं, गलत। -7 देखो देखो कैसे सोचते हैं वो देख लो, फिर देखना। ये जो हैं ये क्या है आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल है, पता है आपको A11 A22। और ये जो एलिमेंट्स बच गए ये आपके क्या हो गए जो डायगोनल में नहीं है, यानी कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? ये ऑफ डायगोनल का मतलब होता है, ये रख लो, ऑफ डायगोनल ये किसको बोलते हैं? जो कि डायगोनल नहीं है, विच इज नॉट डायगोनल। तो तो यहाँ पर दो ही चीजें हैं, एक तो डायगोनल है और एक ऑफ डायगोनल है, क्योंकि चार ही तो एलिमेंट है। तो दो डायगोनल में आ गए तो दूसरा आपको ज्योमेट्रिकल डायगोनल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन हम उसको ऑफ डायगोनल बोलेंगे। तो ये काम कैसे करता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको चुपचाप इंटरचेंज कर दो। तो 6 और 3 कर दिया यहाँ पर, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको वही रहने दिया, सिर्फ माइनस लिख दिया उनके आगे। तो ये -7 और -9 हो गए। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, ऑफ डायगोनल यानी बचे हुए एलिमेंट्स को क्या करेंगे, वही रहने देंगे, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल ए है, मान लो, सॉरी मतलब मैट्रिक्स ए है मेरा 7 3 9 2। इसका एडजॉइंट जल्दी से बता दो, जल्दी से। सर हम्म 2 हम्म -3 हम्म -9 हम्म 7। 7। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को वही रहने दिया, टच नहीं किया, सिर्फ उनके आगे माइनस लगा दिया। यानी अगर माइनस है तो उनके आगे प्लस लगा दिया, प्लस है तो माइनस लगा दिया। ये केवल 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही होता है। आप ये मत समझना सर, कि ये अच्छा आप क्यों कर रहे हैं? सर, ऐसे कैसे हो? ये डायरेक्टली हो गया ना, देखो ना, कल हमने निकाला था ना, हमारे को एक मैट्रिक्स दिया था 2 3 1 4। इसका एडजॉइंट हमने निकाला था, क्या आया था? ये आया था कि नहीं? या चलो अभी इसी का निकाल के देखते हैं ना। चलो एक एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो है 4 3 2 1, ये है। तो इसका एडजॉइंट निकालने हमसे कहा गया है, मान लो। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हमने क्या कहा था कि एडजॉइंट ए क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके को फैक्टर्स निकालेंगे, उनको रखेंगे मैट्रिक्स में, उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो आपका एडजॉइंट हो जाएगा। तो को फैक्टर्स बता दो, 4 का को फैक्टर क्या होगा? 1 हटा दिया सबको, ये हटा दिया, ये 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 3 का को फैक्टर -2 -2, वेरी -2 गुड, है ना, -2, ये याद रखना, माइनस साइन के साथ यहाँ आएगा। 2 का को फैक्टर -2, -3 गुड। और 1 का को फैक्टर 4 4 4। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ये आपको दिख रहा है, ये 1 -2 -3 4 आएगा, ये सही है, ये आंसर।
अब किसी ने सर ये सही है, पर ये सर जो सही है आप ना? ऊपर वाले एक मिनट देख लो बस, ये सही है, विश्वास कर रही हो? यस सर। ठीक है, अब इसको हम उस मेथड से करते हैं। हमने क्या बोला था, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, कर दिया, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको वैसे ही रहने दो, सिर्फ माइनस लगा दो। अब दोनों सेम है क्या, देखो तो, यस सर। है ना? तो ये बेसिकली शॉर्टकट है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो सही है ही, लेकिन इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया कि ए मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 का, याद रखना, और आपसे एडजॉइंट पूछा, तो फिर आप ये करने नहीं बैठ जाएंगे। ये आप कब करेंगे, मेन एग्जाम में, है ना? मेन एग्जाम में आए तो करेंगे, या फिर अगर आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिल रहा है तो यू हैव द लिबर्टी टू यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली। इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? खुशी, हाँ बोलो। सर ये आप क्वेश्चन जो बताए उसके पहले वाला क्वेश्चन एक बार दिखाइए। ये वाला क्या 7392, ये इसके पहले वाला भी? यस सर। हाँ देखो, यस सर यही वाला। हाँ बोलो। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों, क्या कंफ्यूजन है, पूछो। सर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालेंगे तो पहले 2 आएगा। एक मिनट, 7392 को स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल ही लेते हैं। a इज इक्वल टू 7392, ऐसा है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट निकालना है हमें, तो इसका जो भी आएगा उसका ट्रांसपोज हम लेंगे, हमें पता है। 7 का कोफैक्टर 2 होगा। यस सर 2। अच्छा, 3 का कोफैक्टर -9, यस सर माइनस 9 का -3, और 2 का 7। ठीक है ये, यस सर। यस। तो इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या आएगा, ये 2 -9 -3 7, तो ये आ रहा है क्या कि यस सर हमने, ट्रांसपोज है ना, निकालना है ना। एलिमेंट्स को सीधे इंटरचेंज किया, डायगोनल एलिमेंट्स को 2 7, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है? अग्री कर रही हो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हमने उल्टा कर दिया, इंटरचेंज कर दिया उनके पोजीशन को, और जो ऑफ डायगोनल थे उनको सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया, उनको टच नहीं किया। तो डायरेक्टली कर सकते हैं, समझ में आ गया, यस सर आगे। है ना? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि जब आपका ये 3/3 का भी मैट्रिक्स आ जाएगा तो ऐसे ही करेंगे, वहां ये वैलिड नहीं होता है ना? यहाँ इसलिए वैलिड है क्योंकि आपको समझ भी आ रहा होगा कि जब आप निकालते भी हो तो 7 के लिए 2 होता है, इसके जस्ट सामने वाला, और 2 के लिए 7 होता है को फैक्टर, तो वो आमने सामने आ गया। और ये जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए माइनस साइन होता ही है, और 9 के लिए उसके सामने वाला होता है, मतलब ये सामने वाले हैं इसीलिए इस तरह से आ गए। लेकिन और क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसका और इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा ट्रांसपोज करने में, इसका और इसका हो जाता है। तो यहाँ से ही स्टडी करके हमने ये रिजल्ट बनाया है, ये कोई जादू नहीं है ना? लेकिन 3/3 के केस में ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे, तो उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही होता है। बट 2/2 मैट्रिक्स के लिए हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं और कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि ये शॉर्टकट है, ये रिजल्ट है जो आप कर सकते हैं। तो for a 2/2 matrix A, in order to calculate adjoint A, simply interchange the diagonal elements
and for off diagonal elements use a negative sign with them या before them। ठीक है, ये याद रहेगा कि किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए अगर वो एक 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को वही रहने दिया, सिर्फ एक माइनस साइन बाहर लगा दिया। ठीक है, प्रीटी सिंपल। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आप कह सकते हैं कि हमने 3x3 के लिए एडजॉइंट क्यों नहीं निकाला, वो निकालेंगे, पर उससे पहले कुछ थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में। कुल मिलाकर के 4 थ्योरम्स पढ़ने हैं आपको इस एक्सरसाइज में, और जो चौथा है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो एज इट इज एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। बाकी तो बहुत सिंपल है, तो वो रिजल्ट सिर्फ आपको याद रखने हैं, उसका प्रूफ करके कुछ ऐसा नहीं आपको बताया जाएगा। तो रिजल्ट आपने याद कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन जो लास्ट है उसका प्रूफ कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम इन थ्योरम्स को अब पढ़ते हैं, सिंपल ही थ्योरम्स हैं। थ्योरम 1 ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी के हेल्प से हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने बार बार कहा है कि अब हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे। इफ ए बी गिवन एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then अब ये रिजल्ट क्या है इसको ध्यान से देखो। a इंटू, या इसको कलर में चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। a इंटू adjoint of a is equal to adjoint of a into a, and this is equal to determinant of a into I। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। इसका पहला पार्ट बहुत सिंपल है, ए को आप एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज है। पर ये इक्वल किसके है, ए के डिटर्मिनेंट के बराबर इंटू आई के बराबर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक वैल्यू होगा, एक नंबर होगा, 5 6 0 कुछ भी हो सकता है, तो वो एक नंबर है। और जो आई है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको लिख लिया ध्यान से कि जो आई है ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। और जो डिटर्मिनेंट ए आया है वो क्या है, ये तो एक मतलब ये एक डिटर्मिनेंट है, यानी कि एक नंबर है, एक वैल्यू है, तो ये एक वैल्यू है। तो ये थोड़ा आपको समझ में आया। अब इसका जो प्रूफ है वो भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है तो हम इसका वेरिफिकेशन करके देखेंगे कि ये सच में वैलिड है क्या। लेकिन हम वेरिफिकेशन करेंगे एक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर है 3x3, और अगर इसका जो प्रूफ होता है स्टैंडर्ड प्रूफ वो भी सेम तरीके से किया जाता है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर हम n/n का मैट्रिक्स लेके सॉल्व करते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, एक तरह से वो भी प्रूफ ही है। इसको ध्यान से देखो कि कैसे वेरीफाई किया जा रहा है इस थ्योरम को। इसके एक एक स्टेप को आप समझने की कोशिश करना, एक एक स्टेप को। लेट ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसको मैंने लिख लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33, दिस इज माई मैट्रिक्स ए। और एडजॉइंट ए अब यहाँ से हम लोग इस पोजीशन में है कि डायरेक्टली लिख सके, है ना, ट्रांसपोज करके लिखने की जरूरत नहीं है, हमने मन में कर लिया। ये A11 होगा, ये A12 A13 आता, ट्रांसपोज देते तो ये ऐसे आ जाएगा A12 A13। फिर A21 से स्टार्ट करेंगे, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ऐसे। तो मेरे ख्याल से अब किसी को एडजॉइंट ए लिखने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना, क्योंकि उनको पता है कि इसी ऑर्डर में लिखना था और उसका ट्रांसपोज देना था। तो आप चाहते थे इसी को देख करके मन में कर सकते थे, 1 1 1 2 1 3 एक कॉलम में, 2 1 2 2 2 3 दूसरे कॉलम में, 3 1 3 2 3 3 तीसरे कॉलम में। बस स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए कर दिया। स्मॉल ए मतलब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ए का मतलब उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इतनी सी बात थी बस। नेक्स्ट स्टेप वो इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे, A इंटू एडजॉइंट ए। तो ये मुझे बता सकता है कोई, क्या आएगा? सिर्फ पहला एलिमेंट बता दो। अच्छा, ये आपको दिख रहा है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा A इंटू एडजॉइंट ए, इसका ऑर्डर आप गेस कर सकते हैं कितना होगा? 3/3। 3/3, वेरी गुड 3/3 वेरी गुड, 3/3 होगा, वेरी गुड। अब इसके पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट क्या आएगा, ये बता सकते हैं आप? सर स्मॉल A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू A12, ठीक है, प्लस A13 प्लस A13। हाँ, ये किसके बराबर हो जाएगा? जो कहा आपने बिल्कुल सही कहा, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? डिटर्मिनेंट के बराबर, एग्जैक्टली। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। किसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है? किस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है? ए मैट्रिक्स ए की। गुड। तो इसको मैं सीधे यहाँ पर ऐसे लिख दूं क्या? आपको समझ में आ गया क्या? यस सर। एक ही बात है। तो इसको इतना लंबा चौड़ा करके नहीं, क्योंकि अब हम थोड़े पढ़ लिख गए हैं, तो फिर क्यों टाइम पास करें, सीधे लिख दिया ए। अब मुझे आप रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ मन में, और देख के या बताओ कि क्या लग रहा है आपको, क्या आना चाहिए? जीरो, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि आपको दिख रहा है कि A21 A22 A23 क्या है? कोफैक्टर्स है, किसके? रो 2 के। और एलिमेंट्स आपके क्या हैं? रो 1 वाले हैं। तो हमने कल ही पढ़ा है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। उसी तरह से आपको कॉलम 3 जो है ना, एडजॉइंट वाला, ये दिख गया होगा कि ये रो 3 का कोफैक्टर है। तो जब ये रो 1 वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी मैं खुशी खुशी 0 लिख सकता हूँ। अग्री कर रहे हो क्या? यस। ठीक है। तो अब A21 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले इससे। मेरे ख्याल से आधे से अधिक लोगों को दिख गया होगा कि ये रो 1 का कोफैक्टर है। दिख गया है क्या? ये जो कोफैक्टर है A11 A12 A13, ये रो 1 का है, और मल्टीप्लाई किस एलिमेंट से कर रहे हैं? रो 2 के एलिमेंट से। तो ये भी 0 होगा क्या? यस। अच्छा, यस फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, देख लो रो 2 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ वापस से A आ जाएगा। ठीक है क्या? ये ठीक है ना? रो 2 को उसी के कोफैक्टर से सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे पूरे डायगोनल, तीनों डायगोनल में सर ए आ जाएगा और सर सब जगह 0 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 0 0 0 A, इस पैटर्न को समझते हुए मैंने कर दिया। सही किया क्या?
यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। अब ध्यान दो कि अभी भी A इंटू एडजॉइंट ए अभी भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। अभी भी ये एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ भी हो, ये जो आया ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो कुछ नंबर होगा 5 6, उसको के मान लिया अभी, तो अभी भी एक नंबर है, स्केलर है उसके अंदर, और ये पूरा का पूरा अभी भी मैट्रिक्स है। तो आप Yes. मान सकते हो कि ये इस जीरो से भी, ये डिटर्मिनेंट है, जीरो से भी अगर मल्टीप्लाई होता तो क्या आता, जीरो ही आता। तो क्या मैं पूरे के पूरे मैट्रिक्स से ऐसा बाहर निकाल सकता हूँ क्या इसको? क्योंकि वो अंदर जाएगा, हमें पता है कि एक स्केलर जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसका मतलब होता है कि वो अंदर जाकर के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्या ए को, ये मानते हुए कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो अंदर में सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था। बताओ, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होता तो जीरो ही देता, तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या बचा मेरे पास, ये बता दो। मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर क्या बचा, ये बता दो जल्दी से। 1 0 0 1 0 0, वेरी गुड। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। दिख रहा 0 है? 0 1। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ए अंदर जाता तो ए हो जाता ऐसा, जीरो से मल्टीप्लाई होता तो जीरो देता, जीरो से मल्टीप्लाई होता तो जीरो देता। सेम बाकी के लिए भी है, यानी कि हमने सही किया है। ठीक है, और इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ ना, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो क्या प्रूफ कर दिया हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्रूफ कर दिया। सिमिलरली आप उल्टा भी प्रूफ कर सकते थे, सेम रिजल्ट ही आता। मैं उसको कर नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऐसा करते तो भी यही आता है ना। तो हमने लिख लिया 10 ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, इसको ऐसे दे दिया, इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सभी को समझ में आ गया या कंफ्यूजन है इसमें? ये रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया रिजल्ट कैसे निकाला गया, बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आपको जो जनरल प्रूफ होता है इसका, वो यही होता है कि हमने यहाँ पर 3/3 का डिटर्मिनेंट लिया था, आप n/n का लेते तो भी आपको यही रिजल्ट मिलता। तो आप अगर बीएससी वगैरह या और किसी किताब में देखेंगे जहाँ पर प्रूफ देते हैं, वो n/n करके दे देते हैं, और क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो हमने एक सिंपल सा 3/3 का ले लिया, उससे भी हमारा काम चल गया क्योंकि छोटे में हो गया, और एल्स प्रूफ में भी कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, इसको हम आगे यूज करेंगे, है ना। थ्योरम 4 जब पढ़ेंगे तब इसको एज इट इज यूज करेंगे, अभी के लिए इसको आप याद कर लेंगे। अब थोड़ा डेफिनेशंस देखते हैं, छोटी 2 डेफिनेशंस है वो इंपॉर्टेंट है। हमने यही कहा था कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है ना, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट कुछ रिप्रेजेंट करता होगा ना। डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ। न्यूमेरिकल वैल्यू। एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसमें से सबसे खास नंबर क्या आपको लग रहा है, जो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर जिसके पास हो, जो 2 चीजों को डिस्टिंग्विश कर सकता है। एक नंबर में से कौन सा नंबर आपको स्पेशल लग रहा है जो कि किसी 2 चीजों को अलग अलग कर सकता है, बताओ। मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो पॉजिटिव, 0, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी भी चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है,
या दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता है? बताओ। सर वो थ्योरम 2 था ना सर मैट्रिक्स का। नहीं, मैं थ्योरम की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा नंबर है जो सर दो? 2। टू ऐसा है क्या? टू में क्या खासियत है जो थ्री में नहीं है? सर अगर किसी भी नंबर को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करना है सर, नहीं, तो सर 1/2 से। वो वाला पार्ट हम रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बातें कर रहे हैं इससे। इसको ओके सर। उस वाला डिवीजन मत समझो, हम जनरल कह रहे हैं। दो कैटेगरीज में अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ किसी को कि ये भाई इसका इलाका हो गया, ये इसका इलाका हो गया, तो किसको हम रेफरेंस की तरह ले सकते हैं? क्या हमारा कौन सा नंबर स्पेशल हो सकता है? साइन साइन? नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर की बात कर रहा हूँ। जीरो। जीरो, एग्जैक्टली जीरो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मॉड्यूलस ए है, अच्छा यहाँ से आप देखो, एडजॉइंट ए इंटू ए क्या है? मॉड ए इंटू वाई दिख रहा है आपको? इसको मैं ऐसे लिखूं, एडजॉइंट ए, या ए इंटू ऐसा लिखूं, ये आपको ऐसा दिख रहा है क्या? अगले ही पल मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर, क्योंकि मॉड ए क्या है? वैल्यू है, नंबर है, तो ये ऐसे आ सकता है। दिख रहा है आपको? ये सही है? Yes. अच्छा, ए को किससे मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा? ए इनवर्स। ए इनवर्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया क्या Yes. कि ए इनवर्स ऐसा होगा? ये दिख गया क्या सभी को? Yes, sir. तो आपको ये भी पता है, मैथ्स में पढ़ते हुए आपने डोमेन में पढ़ा होगा कि जो नीचे है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन तभी हो ही नहीं पाएगा ना। अगर मॉड ए की वैल्यू या मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो आ गई, तो क्या ये डिवीजन पॉसिबल है? No, sir. नहीं। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो हमने यही कहा था कि यही नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता कि भाई नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो होता है कि नहीं। ये सवाल ही वैलिड नहीं है। ये लिमिट्स में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो पढ़ाया जाएगा ये आपको डिटेल्स में, कि डिनोमिनेटर में कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ये सवाल ही आउट ऑफ टेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो बातें हो गई कि अगर मान लो वो जीरो है तब तो ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, और अगर वो जीरो नहीं है तो ए इनवर्स निकलेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए और ये एक ही बात है, ये इसी डिटर्मिनेंट का ही मॉड है, मतलब डिटर्मिनेंट है, इसी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपका मैट्रिक्स बी है और ये ए का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, नहीं, दोनों सेम ही मैट्रिक्स हैं। तो अगर मेरे किसी भी मैट्रिक्स मेरे पास है, उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? वैसे इसको पढ़ाया जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफी क्लियर है। इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम होता है, वो सारे मैट्रिक्स जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है उसका एक स्पेशल नाम होता है, वो यहाँ पर लिखाया जाएगा। तो उसको लिख लिया कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of A is equal to zero। ये याद रखेंगे आप कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर बोलेंगे। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल ले लिया फिर, ए इज इक्वल टू ऐसे ले लिया, मान लो 1, यहाँ रखा 8, यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 4। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो दिस इंप्लाइज ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो लगे हाथ दूसरा डेफिनेशन भी लिख लिया हमने, डेफिनेशन 2। ये क्या कहता है कि a square matrix A is said to be non-singular, if उस डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 नहीं हो। इसका एग्जांपल आपने कुछ भी ले लिया, 1 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लो, तो यहाँ पर 2 और 3 ले लो। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। 4 - 6 which is equal to -2, therefore A is a non-singular matrix। ये बात समझ में आ गई आपको? सिंपल है? यस सर। है ना? तो इसके बाद एक छोटा सा थ्योरम है, 1 लाइन का, वो भी लिखवा देता हूँ। उसका एज सच कुछ यूज या प्रूफ नहीं है, पर वो क्योंकि है तो एक फॉर्मेलिटी है, तो फॉर्मेलिटी हम पूरा कर देते हैं कि इफ A and B are non-singular matrices, if A and B are non-singular matrices of the same order, एक ही ऑर्डर के होने चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन AB and BA are also non-singular matrices of the same order। अगर सिंगुलर है तब तो बात ही खत्म। ये कह रहा है कि अगर A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर भी सेम है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किसी भी तरह से करो, सेम ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही